नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। राशि इंफ्राटेक लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में। जल्दी करें। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के जमीलपुर गांव में ब्याही मिर्जापुर ब्लॉक प्रमुख के पुत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शनिवार की सुबह जानकारी होने के बाद पहुंचे परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार कंधरापुर थाना क्षेत्र के देवपार गांव निवासी फिरती देवी वर्तमान में मिर्जापुर ब्लॉक की प्रमुख है। उनके पति शंभुनाथ यादव उर्फ साधु यादव भी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पुत्री 28 वर्षीय पूजा यादव की शादी 16 फरवरी 2020 को महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के जमीलपुर गांव निवासी राम बहादुर यादव पुत्र अयोध्या यादव के साथ किए थे। शनिवार को मायके वालों को सूचना मिली कि पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसकी जानकारी होने के बाद परिवार के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि पूजा का शव नीचे पड़ा हुआ है, जिस पर मायके वालों ने शंका जताई कि उसने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उसकी हत्या की गई है। वहीं इस मामले में मृतका के भाई व पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाजपा नेता बलवंत यादव ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व उसके बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। कुछ साल तक तो मामला ठीक चला, लेकिन फिर ससुराल के लोग पूजा को प्रताड़ित करने लगे, जिसकी शिकायत मिल रही थी, लेकिन पारिवारिक मामला होने के कारण हम लोग उसे समझा देते थे। शुक्रवार शाम को पूजा का फोन आया कि उसके साथ मारपीट की गई है और शनिवार सुबह उसके मौत की सूचना आ गई। बलवंत ने बताया कि ससुराल के लोग दहेज में 4 पहिया गाड़ी, 10 लाख रुपए और जेवरात की मांग कर रहे थे और उसकी बहन को लगातार इसके लिए प्रताड़ित भी कर रहे थे। इस कारण उन लोगों ने उसकी हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश किए। मृतका का पति नैनीताल रेलवे में काठ गोदाम में काम करते हैं और अभी 2 दिन पूर्व ही वह घर से गए हैं। इस मामले में बलवंत ने दहेज हत्या का आरोप लगते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तहरीर में बलवंत यादव ने आरोप लगाया है कि मृतका के पति राम बहादुर यादव, ससुर अयोध्या यादव, सास सेवाती यादव, ननद अंतिमा व पूनम यादव के साथ ही देवर हरिराम यादव दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। बहन की शादी जमीलपुर परशुरामपुर के पास पड़ता महाराजगंज थाने में करीब 16 फरवरी 2020 में शादी हमने किया था। करीब 5 साल होने जा रहे हैं। तो लगातार बीच में तो सब अच्छा रहा, लेकिन इधर कुछ दिनों से कई बार फ़ोन आया घर में, कोई दिक्कतें हैं। तो हम लोग छोटी बातों समझ कर पारिवारिक मामला है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, परिवार में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल शाम को पता चला कि कुछ उनके घर के देवर और कुछ लोग हाथ छोड़ दिए। तो हम लोग कहे कि नहीं ठीक है, कल हम लोग लेकर चले आए। छोटे भाई से बोले कल लेकर चले आना आजमगढ़। तब तक रात में पता चला कि सुबह 6 बजे हम लोग सूचना मिली कि एक्सपायर कर गई है। जब वहाँ मौके पर पहुँचा गया तो वहाँ पर पूरी लाश नीचे पड़ी हुई थी, न कहीं टंगी थी, नीचे पड़ी हुई थी। और घटना मुझे देखने में लगा कि वो रात की ही घटना है, करीब 9-10 बजे रात की ही घटना है शाम को। तो क्या आपने तहरीर दिया है? तहरीर हमने दिया, जितने लोग घर पे थे जिनका उसने बताया था कि हम ज़्यादातर ये लोग परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो उनके नाम से तहरीर दिया। जो बाहर लड़के पढ़ने वाले थे उनके घर में हमने किसी के नाम से तहरीर। तो सास ससुर देवर कौन है? सास ससुर उनके हैं, लड़का है और 2 ननद उनकी हैं, एक उनका देवर। बनवाई आप क्या करते थे? वो रेलवे में लोको पायलट इस समय काठ गोदाम नैनीताल में है। नैनीताल में काठ गोदाम में घटना के समय
अभी 29 तारीख को ही निकले हैं, भाई परसों ही निकले हैं। पुलिस की कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? पुलिस कार्रवाई 5 लोग जो घर पे थे तो 5 लोग तो ऑलरेडी कस्टडी में उनके हो गए हैं। अब वो अकेले अभी बाहर तो पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आज महाराजगंज थाना क्षेत्र के जमीलपुर गांव से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थाना महाराजगंज पुलिस फोर्स और क्षेत्राधिकारी सगड़ी मौके पर पहुंचे। विवाहित के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली कि महिला की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिससे तंग आकर महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला के मायके वालों की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें से 5 को हिरासत में ले लिया गया है। 6वें व्यक्ति की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। आगे जो भी तथ्य जांच में आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 1 फरवरी 2025 को सुबह थाना महाराजगंज के गांव जमीलपुर से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थाना महाराजगंज की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर क्षेत्राधिकारी सगड़ी भी पहुंचे। मौके पर जो महिला थी जिसने आत्महत्या की थी उसकी बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। प्रथम दृष्टया जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि महिला की लगभग 5 वर्ष पूर्व गांव के एक व्यक्ति राम बहादुर यादव हैं, उनसे शादी हुई थी और तभी से जो ससुराल जन हैं इनको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिससे परेशान होकर इस महिला ने आज आत्महत्या कर ली है। परिवारजन की तहरीर पर 6 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनमें से 5 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। 6ठे व्यक्ति की भी हम लोग गिरफ्तारी जल्दी कर लेंगे। आगे की सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा में शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पर जिले के विभिन्न राजनैतिक तबकों से अलग अलग प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। सत्ता पक्ष ने बजट को संतुलित बताते हुए इसे दूरगामी सकारात्मक प्रभाव वाला बजट बताया है। भाजपा से जुड़े लोग जहां इस बजट को ऐतिहासिक और इसमें सभी वर्गों का हित बताया है, तो वहीं विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की है। विपक्ष ने बजट को छलावा बताया है। कांग्रेस नेता आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि यह बजट बोगस और बेकार है। इसमें 80 करोड़ जनता को कुछ नहीं मिला, तो सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल कुछ कम नहीं हुआ। 2 जून की रोटी के लिए 5 किलो राशन पर निर्भर जनता के बारे में सोचा ही नहीं गया। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेश यादव ने कहा कि यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बहुत ही शानदार है और इस बजट में टैक्स पेयर्स को छूट दी गई है। 12 लाख तक की जो आमदनी है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और स्वास्थ्य उपकरणों पे, सर्जिकल उपकरणों पे भी काफ़ी छूट दी गई है। आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, सेना के लिए ये बजट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सेना को भी काफ़ी पैसा दिया गया है ताकि वो अपने रक्षा उपकरण खरीद सकें। तो इस तरह से एक ये मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है ताकि आम आदमी को, किसानों को और नौजवानों को इससे फ़ायदा होगा। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस देश की जो 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ जो जनता है जो 5 किलो राशन पे आज निर्भर है, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़ा कह रहा है, तो उसके लिए तो फिलहाल ये टैक्स और इनकम टैक्स ये सब बेमानी है। और हमारे जहाँ तक मुल्क के वित्त मंत्री का सवाल है, तो वित्त मंत्री ने जब 80 करोड़ लोगों को कुछ दिया ही नहीं इस देश में, तब सवाल इस बात का उठता है कि ये बजट किन लोगों के लिए बनाया गया। ये बजट उन चंद लोगों के माफिक है, उन चंद लोगों के लिए है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान को 4-5 लोगों के साथ मिलकर चला रहे हैं। और हम लोग तो हमेशा कहते रहते हैं कि भाई जो कामगार है, जो जिसे हाथ का सहारा है, जिसे हुनर का सहारा है, आप उसको तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं, उसको तो कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है। फिर सवाल इस बात का है कि ये जो बजट का हलवा बट रहा है, ये जो वित्त मंत्री हमारे इस देश की हैं, जो अपने कुछ कैबिनेट के साथियों और जो सेक्रेटरीज के साथ खा रही है हलवा,
वो उसकी कुछ थोड़ा मोड़ा तो कुछ गरीब जनता के पास भी पहुंच होनी चाहिए, तो वो पहुंच तो किसी के पास है नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये गरीबों के लिए ये बजट एक छलावा है, एक बेईमानी है, एक मृग मारीचिका है। और आने वाले दिनों में ये देश, ये मुल्क अगर टैक्सेशन का इसी तरह से गैर बराबरी का इस्तेमाल होता रहा तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी अमीर और गरीब की खाई पैदा हो जाएगी, जिससे आने वाले वक्त में निश्चित रूप से इसका असर पूरे हिंदुस्तान की माली हालत पर पड़ने वाला है। फिलहाल हम तो विपक्ष की भूमिका में हमेशा कहते हैं कि ये मोदी सरकार जब से आई है ये अमीरों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करती है। और कारपोरेट घरानों के हाथों में बिकी हुई सरकार से अगर आम आदमी बजट की उम्मीद करता है तो मैं समझता हूं कि वो इस देश के साथ छलावा है। और आने वाले वक्त में निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि इस बजट के क्या प्रभाव होने वाले हैं। अब मैं आता हूं इस बात पर कि जो धीमे धीमे यहाँ पर ये है कि साहब इतने करोड़ लोगों को लोन मिलेगा, ये होगा वो होगा। तो अब आप बैंकों की जरा स्थिति जाके देखिए कि बैंकों में हालात क्या है, बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से कराह रहा है। कारपोरेट के जो कर्ज करोड़ों करोड़ अरबों अरब रुपए माफ किए जा रहे हैं और गरीब का अगर 100, 200, 500, 1000 रुपया भी बाकी है तो मैं समझता हूं कि उनका घर द्वार खतौनी बही लिखा पढ़ी करके उनको मार डालने की एक साजिश बैंक के अधिकारी रच रहे हैं, वित्त मंत्री रच रही हैं और आने वाले वक्त में मुल्क को इसके बहुत बुरे परिणाम का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आज का बजट बोगस और बेकार है और आने वाले दिनों में आम आदमी को इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। संसद में कि 12 लाख प्रति वर्ष कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स से राहत मिलेगी, नहीं देना पड़ेगा। और जो सैलरीड लोग हैं उनको आपने 12,75,000 सीमा किया है। एक कहावत है कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। इस देश में जहाँ पे 82 करोड़ के लगभग जनता 2 जून की रोटी के लिए 5 किलो राशन पर निर्भर है, कितने परसेंट लोग की वार्षिक इनकम 12 लाख है? कितने लोग इससे लाभान्वित हो गए? लाभान्वित अगर लोगों को करना था तो उनका आप टैक्स कम कर देते। और जो जनता 82 करोड़ के लगभग जो संख्या है, ये जो 5 किलो राशन पर निर्भर है, इसको आत्मनिर्भर भारत का तो आप नारा लगाते हैं, लेकिन इस वर्ग की जनता को 82 करोड़ जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी सरकार का क्या रोड मैप है? खाली नारा देने से कि आत्मनिर्भर भारत? आपकी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाई जा रही है, जबकि क्रूड ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम हैं, फिर भी टैक्स नहीं कम हुआ। तो आम जनमानस को इस बजट से क्या लाभ है? ये सवाल अनुत्तरित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। बजट में आयकर को लेकर बड़ा ऐलान किया गया, वहीं कई सौगातों की घोषणा की गई। हालांकि यह आम बजट विपक्ष को रास नहीं आया, जबकि इस बार बजट में 12 लाख रुपए की आय तक शून्य आयकर प्रस्तावित कर छूट मध्यम वर्ग की वित्तीय भलाई को लेकर सोचा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बजट 2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। यह बजट किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, नवाचार और निवेश तक हर क्षेत्र को समाहित करता है। यह बजट मोदी के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। सरकारी कर्मियों व व्यापारियों का कहना था कि केंद्रीय बजट के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। निश्चित रूप से इस निर्णय से मध्यम वर्ग सहित देश के आम आदमी को लाभ मिलेगा। इस निर्णय से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों की जीवन शैली में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।
हालांकि वहीं कुछ लोगों का कहना था कि वित्त मंत्री ने यह कहते हुए बड़ी छूट दी है कि 12 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है। फिर वह कहती हैं कि 8 से 12 लाख रुपए के लिए 10% का स्लैब है। यह बहुत भ्रामक है। 12 लाख रुपए तक कर में छूट है, लेकिन यह सरल और सीधा नहीं है। उन्हें टीडीएस और इन सभी चीजों में दावा करना होगा। एक बार फिर मध्यम वर्ग के लिए निराशा वाला बजट है। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री ने एक बार फिर मध्यम वर्ग को धोखा दिया है। वहीं बुनियादी ढांचा देश के बाकी हिस्सों के लिए नहीं है। यह केवल बिहार की ओर जा रहा है, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है। इन सब के बावजूद लोगों ने बजट को दूरगामी व विकासोन्मुख बजट बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो आज ये बजट पेश किया है, इसमें बहुत सी राहत दिया है और विशेष तौर पर जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं उनके लिए ये बजट बहुत ही अच्छा है। आज जो छूट की सीमा 12 लाख तक कर दिया है और अधिकतम 25 लाख तक के आय वालों को 30% के लिए स्लैब में रखा है। इससे काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे। लाइफ सेविंग ड्रग्स पर भी काफ़ी छूट किया है। जीवन रक्षक दवाओं पर भी सरकार ने काफ़ी गौर करते हुए इसमें राहत दी है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये जो वर्तमान जो ये बजट पेश किया गया है, ये आम जनता के लिए बहुत देखा जाए अगर आज के बजट के में जनता के जो चीज़ें जनता के लिए वित्त मंत्री ने पेश किया है, उसमें आम जनता में जो मध्यम वर्ग है उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें मंत्री जी ने उनको राहत दी है। मिसाल के तौर पर जैसे आयकर की सीमा को काफ़ी उन्होंने बढ़ा दिया है। अब 12 लाख रुपए तक जिसकी आय है उसको पर कोई कर देता नहीं रहेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इनकम टैक्स में बहुत सारे और भी चेंजेस आए हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी राहत दी गई है टैक्स के। साल में क्या अंतर है? पिछले साल में तो टैक्स की छूट की सीमा 7 ही लाख तक थी, तो 5 लाख का तो सीधे ही बढ़ोतरी हो गई। अब कि 12 लाख रुपए तक की आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके अलावा जैसे किराए की आय पर पहले 2 लाख 40 हज़ार तक की जो लोग को किराए की प्राप्ति होती थी, उससे अधिक होने पर टीडीएस का प्रावधान था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 6 लाख कर दिया गया। मतलब कि 6 लाख रुपए तक यदि आप किराए की आय प्राप्त कर रहे हैं तो उस पर कोई आपको टीडीएस नहीं काटना होगा, जो भी उसका देने वाला होता है। तो अब ये है कि जो बीच के लोग हैं, जिनको अगर किराए की प्राप्ति 4 से 5 लाख के बीच में अगर यदि है, तो एक जो टीडीएस का था प्रोविज़न वो समाप्त किया गया है। इस तरह और भी बहुत सारी इंटरेस्ट इनकम, जैसे सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर का था तो उनको 50 लाख तक की छूट थी इंटरेस्ट पर, वो 1 लाख कर दी गई है। अब 1 लाख से ऊपर जब इंटरेस्ट जाएगा तब टीडीएस कटेगा। इसी तरह कई और सेक्शंस हैं, वहाँ भी काफ़ी छूटें आई हुई हैं। आम जनता के लिए भी फायदेमंद है? आम जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जहाँ इस तरह की चीज़ें थी कि 15 लाख की सीमा थी उसको 20 किया है, जहाँ 20 थी उसको 25 किया है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी कि जहाँ आम जनता इसका कंप्लायंस नहीं कर पाती थी, तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान कर दी गई हैं ये। और बाकी किसान क्रेडिट कार्ड है, उसकी भी सीमा बढ़ा दी गई है। उसके अलावा जीवन रक्षक दवाएँ हैं, उस पर बहुत सारे पर टैक्स कम किया गया है। और बाकी अभी चीज़ें, और हम लोग आज बजट को एनालिसिस करेंगे इस बारे में डिटेल और चीज़ें पढ़ के, उसके बाद फिर ये है कि और इसमें विस्तृत रूप से बता सकते हैं हम आपको। आया है ये बजट भारत सरकार का बहुत दूरगामी बजट है, विकासोन्मुख बजट है ये, और इसमें हर सेक्टर के लिए सरकार ने कुछ न कुछ करने की कोशिश किया है। सरकार का एक नया प्रयास आया है कि हम आयकर की जो सीमा बढ़ने की बात हो रही थी, उसकी जगह पे वो एक आयकर का नया बिल लेकर के आ रहे हैं, जिसका पूरा मसौदा 1 सप्ताह में क्लियर होगा। तो आयकर के बारे में अभी तो कुछ कहना उचित है, बाकी पूरा बजट जो सरकार का विकास का दर है उसके हिसाब से बहुत अच्छा बजट आया है ये, और हम लोग सभी लोग इस पूरे बजट को अप्रिशिएट करते हैं।
पवई थाना क्षेत्र के दत्तापुर गांव में पुलिस और राजस्व टीम के सामने ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोगों के सिर भी फूट गए। मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर संबंधित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच करने में जुटी हुई है। जानकारी मुताबिक पवई थाना क्षेत्र के दत्तापुर गांव निवासी विवेक कुमार ने थाने में तहरीर दी है। आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी राजनारायण, विजय नारायण, अजय नारायण, हृदय नारायण, प्रदीप, संदीप राजन 27 जनवरी की शाम करीब 4 बजे लेखपाल को लेकर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जब इसका पीड़ित पक्ष ने विरोध किया तो ये लोग एक साथ मिलकर लाठी डंडा से मारने पीटने लगे, जिससे विवेक, उसके पिता माधव प्रसाद उपाध्याय, राजेश को काफी चोटें लगी। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। वहीं दूसरे पक्ष से अजय नारायण उपाध्याय ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप था कि वह अपनी भूमिधरी को गांव व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के सामने पैमाइश कराई गई थी। विपक्षी माधव प्रसाद व अन्य ने लेखपाल द्वारा गाड़े गए खूंटे को उखाड़ दिए। आज मौके पर पुलिस बल व लेखपाल के सामने जब पैमाइश के संबंध में चर्चा कर रहे थे, उसी समय विपक्षी माधव प्रसाद, प्रवीण कुमार, विवेक कुमार, विनोद कुमार व मनोज कुमार ने अजय नारायण उपाध्याय को जान से मारने की नियत से घर से जबरन घसीट लाए व जदुवंश, राम सुंदर व राजेश, नीलम ने लाठी सरिया कुल्हाड़ी मनोज, प्रवीण व विवेक को दिए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई है। मारपीट की इस घटना में एक पक्ष से माधव उपाध्याय और राजेश उपाध्याय तो दूसरे पक्ष से अजय नारायण उपाध्याय और राज नारायण उपाध्याय का सिर फूटा है। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें दो पक्षों के बीच लाठी डंडे से मारपीट हो रही है। वीडियो का संज्ञान लेकर थाना अध्यक्ष पवई को जांच के लिए निर्देशित किया गया। जांच में यह तथ्य प्रकाश में है कि यह वीडियो 27 जनवरी का है, जिसमें दत्तापुर गांव थाना पवई दो पक्ष हैं। विवेक उपाध्याय और अजय नारायण उपाध्याय, इन दोनों के बीच जमीनी विवाद था, जिसमें पुलिस और राजस्व की टीम जांच के लिए गई थी। दोनों पक्षों ने आपस में झगड़ा कर लिया और मारपीट की। इसमें कुछ लोग चोटिल भी हुए। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं और लाठी डंडे से मार रहे हैं। इस वीडियो के संज्ञान में आते ही थाना अध्यक्ष पवई को जांच हेतु निर्देशित किया गया। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये वीडियो 27 जनवरी का है। इसमें दत्तापुर ग्राम थाना पवई में दो पक्ष हैं, विवेक उपाध्याय और अजय नारायण उपाध्याय। इनके मध्य में जमीनी विवाद था, जिसमें पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम जांच हेतु गई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने आपस में झगड़ा कर लिया और मारपीट की, जिसमें कुछ पक्षों को चोट भी आई थी। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आगे तथ्यों की जाँच की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर परिवहन निगम एक बार फिर व्यवस्था में जुट गया है। निगम की ओर से शहर के रोडवेज बस स्टेशन से लगभग 1070 बसें प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी, ताकि प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को परेशानी न होने पाए। इसके साथ ही अन्य रूटों पर जाने के लिए जहां जितनी बसों की आवश्यकता होगी, उसे भी चलाने की तैयारी में विभाग जुटा हुआ है। बसंत पंचमी की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रेलवे व रोडवेज ने श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि यात्रियों को सफर करने में परेशानी का सामना न करना पड़े। इसमें रोडवेज 1070 बसों का संचालन करेगा, जबकि रेलवे भी एक विशेष ट्रेन से श्रद्धालुओं की राह आसान करेगा। स्पेशल ट्रेन 2 फरवरी की रात 10:45 बजे चलने के लिए प्रस्तावित है।
परिवहन निगम के RM मनोज कुमार वाजपेयी ने बताया कि आजमगढ़ मंडल की 370 बसें, सहारनपुर मंडल की 370 बसें और मेरठ मंडल की 330 बसें आजमगढ़ से चलाई जाएगी। इसके साथ ही जिले में बनाए गए अन्य अस्थायी बस अड्डों से भी महाकुंभ के लिए बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्य रूटों के लिए यदि यात्रियों की मांग बढ़ेगी तो हमारे पास अभी और भी बसें हैं, उन्हें लगाया जाएगा। RM ने बताया कि जिन रूट के लिए यात्री अधिक होंगे उस रूट पर तत्काल बसों का संचालन किया जाएगा। देखिए, कल परसों बसंत पंचमी का पर्व है। श्रद्धालुओं को भेजने के लिए यहाँ पर आजमगढ़ मंडल से 370 बसें, सहारनपुर मंडल से 370 बसें और मेरठ मंडल से 330 बसें लगाई गई हैं। यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है, बसों की कोई कमी नहीं है। ओवरऑल कितनी बसें होगी सर? कुल 1070 बसें लगी हैं। तो जैसे कि प्रयागराज के लिए है कि मतलब और भी, जैसे कि वहाँ से लोग वापसी होंगे गोरखपुर और अदर जनपद के लिए, तो वहाँ के लिए भी व्यवस्था है ये? हाँ, सभी जगह के लिए व्यवस्था है। अतिरिक्त जो बसें हमारे पास बसती हैं वो अन्य जगहों में लगी हुई हैं। जैसा जैसा यात्री बस स्टेशन पे उपलब्ध होगा बसें भेजी जाएंगी, किसी को भी बस की कोई असुविधा नहीं रहेगी। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल एवं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील सदर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर यहां कुल 37 मामले आए, जिसमें से 5 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 32 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के मामले सर्वाधिक रहे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, CMO डॉक्टर अशोक कुमार, DFO GD मिश्र, उप जिलाधिकारी सदर एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। एप्लीकेंट सारे उनकी प्रॉपर सुनवाई की जा रही है और एक सप्ताह में सभी एप्लीकेशंस का निस्तारण करने के गुणवत्तापूर्वक सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। लगभग कितने जैसा कि मैंने बताया कि 5 समस्याओं का तो आज मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है और शेष जो 37 में से शेष 32 एप्लीकेशंस हैं उनका निस्तारण करने के एक सप्ताह में निर्देश दिए गए हैं और उनसे रिपोर्ट भी आहूत की गई है। देखिए, ज़्यादातर जो तहसील दिवस में जो मामले आते हैं ये जमीन संबंधी मामले आते हैं और कुछ इस तरह के मामले आते हैं जिसमें कि पूर्व में राजस्व टीम के द्वारा वहाँ पे नामांकन या जो उसका जो सीमांकन जो होता है, जो नापी की जो कार्रवाई होती है वो कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद में भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं होते हैं और उसी में फिर वो उसको मानते नहीं हैं और इसी के माध्यम से वो विवाद होता रहता है। तो इस तरह के मामले आते हैं और इसी में जो राजस्व टीम है और जो पुलिस की जो टीम है वो दोनों जाके और इन सभी मामलों का निस्तारण कराएगी जितने भी प्रार्थना पत्र मिले हैं। और प्रतिदिन जो जनता दर्शन में जो लोग आते हैं वो भी इसी तरह के मामले होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सभी राजस्व की सारी टीमें हैं और अन्य विभागों के सभी अधिकारी हैं। तो कोई भी अगर इस तरह की चीज़ होती है तो उसका निस्तारण यहाँ पे किया जाता है। ज़्यादातर मामले मतलब 90% मामले जमीन संबंधी मामले ही हैं। अवैध संबंध में हुई हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेन्द्र कुमार पांडेय की अदालत ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा इरफान निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर के पिता चुन्नू कसाई 12 मई 2005 की शाम गांव के बाहर ईदगाह बाजार तक गए और पूरी रात नहीं लौटे। दूसरे दिन कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कुशमहरा गांव के सीवान में चुन्नू कसाई का शव बरामद किया गया। थाने पर दी गई शिकायत में इरफान ने बताया कि उसके पिता चुन्नू कसाई और महेंद्र यादव निवासी जमालपुर थाना फूलपुर का एक महिला के यहां आना जाना था।
जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि चुन्नू कसाई का मुड़ियार की मीना देवी और चित्रावल निवासिनी सुषमा से अवैध संबंध था। सुषमा मीना के कहने पर महेंद्र यादव ने चुन्नू कसाई की हत्या करके लाश को कुशमहरा में फेंक दी थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत कुल 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी महेंद्र यादव, सुषमा तथा मीना को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।